नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरा एक और इस नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजर कौन बन सकता है या ज्योतिष विद्या को कौन पढ़ सकता है और ज्योतिष और ज्योतिषी में क्या अंतर है। देखिए, ज्योतिष एक तरीके की विद्या होती है और ज्योतिषी वो होता है जो इस विद्या का अध्ययन करता है, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। और जो ज्योतिष विद्या होती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। अब कई लोगों के मन में सवाल है कि जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कि काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो ये कैसे बन जाते हैं? क्या इसके लिए कोई कोर्स किया जाता है? कई इंस्टीट्यूट में इसकी पढ़ाई की जाती है? कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? क्या हम भी एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? ऐसे कई तरीके के सवाल अगर आपके मन में हैं तो इस वीडियो में आपको सारे सवालों के आंसर्स मिलेंगे। देखिए, ज्योतिष विद्या जो है, जो हमारे ऋषियों ने बनाई थी, उन्होंने इस ज्योतिष विद्या पे, तारों पे, नक्षत्र पे, ग्रहों पे जितनी भी गणना करी, जितने भी इन्होंने अध्ययन किया, वो सारा हमें पुस्तकों में मिलता है और हम उसी का अध्ययन करते हैं और उसी के अध्ययन के अनुसार इंटरप्रिटेशन देते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। हर एस्ट्रोलॉजर का अलग अलग तरीका होता है ग्रहों को पढ़ने का, समझने का और उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन देने का, अपने अंदाज में उसको समझाने का तरीका। तो सबका अलग अलग होता है। अब अलग अलग क्यों होता है? जबकि ऋषियों ने जिस तरह से बुक किताब में लिखा है वैसे ही एज इट इज होना चाहिए। क्या एस्ट्रोलॉजी रट के आ सकती है? तो इसका आंसर होता है कि नहीं, ग्रहों को रटा नहीं जाता है, ग्रहों की भाषा को भी रटा नहीं जाता है। अब ग्रहों की भाषा क्या होती है? यही होता है ज्योतिष विद्या, जिसमें हम ये समझते हैं कि हर ग्रह का कारक तत्व क्या है, ग्रह किस चीज को मानव के जीवन में बता रहा है और उसका क्या फल परिणाम, ये सब होता है। जैसे आजकल काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं और जो काफी नाम भी कमा रहे हैं और उसमें खूब पैसा भी कमा रहे हैं। तो सबके मन में होता है कि क्या हम भी इस ज्योतिष विद्या को पढ़ सकते हैं? क्या क्या हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? क्या हम भी इतना पैसा नाम कमा सकते हैं क्या? तो देखो, अगर आप इस हिसाब से इस चीज को देख रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछती हूँ। अगर ऐसा होता तो हमारे जितने भी ऋषि हैं, जिन्होंने भी ये ज्योतिष विद्या को पढ़ा है, लिखा है और इस पे काफी अध्ययन किया है, क्या वे सभी अमीर हैं? क्या उनके पास महल हैं? क्या उनके पास प्रॉपर्टी थी? तो जवाब होगा कि नहीं थी। ज्योतिष विद्या आपको ये बताती है कि ग्रहों को कैसे पढ़ा जाता है, नक्षत्रों को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इनकी गणना की जाती है और इन्हीं के अनुसार मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। और हर मनुष्य ग्रहों के अधीन है और सारे ग्रह कृष्ण भगवान के अधीन है। तो इस तरीके से ये संसार की प्रणाली बनी हुई है। अब इस प्रणाली को समझने के लिए हमें, अगर हमें अपना जीवन समझना है या हमें हमारा पर्पस क्या है इस एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने के पीछे, हमें वो पहले क्लियर होना चाहिए। क्या हमें इससे नाम कमाना है या हमें इससे बहुत पैसा कमा के प्रॉपर्टी बनानी है, और या इसको सेवा या धर्म के काम में लगाना है? ये पर्पस आपके पास पहले क्लियर होना चाहिए। अब जैसे सपोज, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत नेम फेम में है, बहुत पैसा है, सब कुछ है। अगर आप वो चीज़ को देख के एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या को सीखना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं जो आपको इस विद्या को पढ़ने में सहायता देंगे। अब क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स नहीं है जो हमें स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और कई बार हम स्कूल के सब्जेक्ट्स भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके पीछे रीज़न होता है। क्या रीज़न होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे कि ये विद्या आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले चीज़ समझने की है कि अगर हमें ज्योतिष विद्या सीखनी है या हमारे घर में किसी बच्चे को पढ़ानी है, अगर वो बच्चा छोटा है तो आप उसको अभी से, जैसे गुरुकुल में शिक्षाएं दी जाती हैं, तो इस तरह से आप उसको, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो अभी से वेदों का, पुराणों का, ज्योतिष विद्या का ज्ञान लेना शुरू कर सकता है। ये भी समझने वाली बात है कि हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे पुराण इतने सारे हैं कि आप एक जीवन में तो इसको कभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते और ना समझ सकते हैं। ना जाने कितने आपको जन्म लेने पड़ेंगे जब आप इन चीज को पूरा पढ़ पाएंगे। ये एक गहरा समुद्र है। ज्योतिष विद्या कभी भी एक दिन में, एक साल में या एक जन्म में नहीं आ सकती। ये इतनी बड़ी है, इतना गहरा इसका रहस्य, इतनी गहरी विद्या है कि आपको बहुत जन्म लेने पड़ेंगे अगर आपको पूरा ही समझना है तो, और तब भी संभव नहीं है कि आप पूरा समझ पाएं। कई कई लोगों की जर्नी होती है
जो बचपन में ही शुरू होती है, कई लोगों के दूसरे पड़ाव पर शुरू होती है। तो आप जब बचपन में इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लग जाता है। और अगर आपका अध्ययन बीच में छूट जाता है तो फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ा, जो भी आपने अपना जीवन पूरा ज्योतिष विद्या में दिया, उसको पढ़ने में, उसका अभ्यास करने में दिया, वो व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, वो आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगा आपके अगले जन्म में। और ये होता है, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एस्ट्रोलॉजी कभी भी रट्टा मार के नहीं आ सकती, या हम दूसरों को कॉपी करके भी नहीं सीख सकते। सबका ग्रहों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी समझ अलग होती है, सबके इंटरप्रिटेशंस अलग होते हैं, प्रिडिक्शंस अलग होते हैं। कौन ज्योतिष को गहराई तक समझ पाता है, कौन सी सतह पे समझता है, कौन ज्योतिष विद्या को अलग एंगल से देखता है, और कोई एस्ट्रोलॉजी को पैसा कमाने से देखता है, नाम और पैसे से देखता है, और कोई एस्ट्रोलॉजी को सेवा और धर्म से देखता है। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला हमने ये समझा कि ज्योतिष विद्या अगर आपको पढ़नी है या जाननी है तो पहला तो है शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, ज्योतिष विद्या और इन शास्त्रों का जो अध्ययन होता है वो बचपन से ही शुरू होना चाहिए, तभी हम काफ़ी चीज़ें समझ पाएंगे। दूसरी एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइन ब्लेसिंग। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिवाइन ब्लेसिंग होती है। अब ये डिवाइन ब्लेसिंग का नाम जो हम दे रहे हैं ये क्या होता है एक्चुअल में, आप देखेंगे कि किसी की लाइफ पहले बहुत ही मटेरियलिस्टिक थी और फिर अचानक वो स्पिरिचुअलिटी में चला जाता है, या तो आइसोलेशन में मोक्ष के लिए अलग ही कहीं चला जाता है, कुटिया बना के रहता है, या जब वो अपने आसपास होता है तो उसी से लोगों को हील करना शुरू करने लग जाता है, या उसके अंदर कोई ऐसी डिवाइन ब्लेसिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को करना शुरू कर देता है। और सडनली सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे एकदम से, क्या कोई पढ़ाई करी, कोई क्लासेस ज्वाइन करी, कोई इंस्टीट्यूशन में गया, कैसे इसने सब कुछ किया। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हमारा कोई भी अध्ययन, कोई भी अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। इस बात की पुष्टि हमारे कुंडली में बैठे हुए ग्रह करते हैं। यही हम चीज़ यहाँ पे समझ रहे हैं। तो वो जो डिवाइन ब्लेसिंग होती है ना, वो पिछले पूर्व जन्म के कर्मों से उसके साथ आई होती है, और जिस वजह से एक पड़ाव के आने के बाद अचानक ही उसके अंदर वो अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो ये सब कार्य करने लग जाता है और उसमें उसकी रुचि बढ़ने लग जाती है, उसके मन में जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है और वो उसका अध्ययन फिर से शुरू करने लग जाता है। और उसके लिए अध्ययन इतना मुश्किल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने पास्ट में ये सब कर रखा है। तो पास्ट के जो उसका जो अभ्यास है, पास्ट लाइफ का जो उसका अध्ययन है, वो इस लाइफ में भी उसके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। उसको सिर्फ एक बार बस पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक शरीर में जब आत्मा पंच तत्व भौतिक शरीर से मिल जाती है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होता है मनुष्य वो भूल जाता है। लेकिन प्रकृति का ही अपना एक अलग तरीका है उसको वो सारी चीज़ें याद दिलाने का। अब ये इसको याद कब आता है, कौन से जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पहले हमें शास्त्रों में बहुत रुचि होनी चाहिए। वेद पुराण हमारे इन सब में हमको रुचि होनी चाहिए। वो दूसरा एक रीज़न बनता है जो कि इसको डिवाइन ब्लेसिंग बोला जाता है। अब जो डिवाइन ब्लेसिंग वाले लोग होते हैं ना, इनको ज़्यादा शुरू से नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर ये इनके जीवन में घटनाएं ऐसी घटित होती है कि वहाँ तक पहुँचते हैं, और अगर एक बार ही पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार इनके सामने अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो इनको फटाफट समझ में आने लग जाता है, इतना जल्दी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, इसने तो कभी समझा नहीं, कभी देखा नहीं, कोई कुछ करा नहीं कहीं से भी। तो ये होता है पास्ट लाइफ से, ग्रहों से जुड़ी हुई बातें, कार्मिक पैटर्न्स, ये इनको बहुत ईजिली समझ में आने लगते हैं। बस देरी होती है जीवन के उस पड़ाव तक पहुंचने की जहां से इनकी यात्रा शुरू होने लिखी होती है। अब मैंने बोला लिखी होती है, मतलब ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। हाँ, बिल्कुल डिसाइडेड है। आपके जीवन की हर घटना डिसाइडेड है, कब क्या होगा, कब कहाँ पे आप होंगे, कब आप कहाँ पे नहीं होंगे, ये सब कुछ डिसाइडेड है। तो इसमें भी जहाँ पे आपके जिस पड़ाव पे आके लिखी होती है, आपकी जर्नी वहीं से कंटिन्यू होनी शुरू हो जाती है। अब मैंने जैसे बताया कि जरूरी नहीं कि इस लाइफ में भी आके आपके वो पूरा अध्ययन कंप्लीट होगा। अगर आप इसमें जुड़ गए हैं तो आगे से आगे बस कंटिन्यू होता होता चला जाएगा। अब आप उसको किस पर्पज से यूज करते हैं इस जन्म में आके, उस पर भी आपकी आत्मा की गति डिपेंड करेगी कि आप उसको सेवा धर्म में लगाते हैं या अपनी ही सुख सुविधाओं में लगाते हैं। उस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आने वाला जीवन
आपका कैसा होगा, ये विद्या आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होगी या नहीं होगी, आप इसका अध्ययन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सब आज की लाइफ पे ही डिपेंड करेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष विद्या को किस रूप में अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में यूज कर रहे हैं। ये हमने काफी चीज समझ ली। अब हम समझेंगे वो कौन कौन से हाउसेस होते हैं, यानी कि कुंडली के वो कौन से भाव होते हैं जहाँ से हमें एग्जैक्टली ये पता चलता है कि हम एस्ट्रोलॉजी की विद्या को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमारी उसमें जिज्ञासा रुचि बनी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस ट्रेंड फॉलो करने के लिए आ रहे हैं या पैसा देख के आ रहे हैं या नाम और ये सब देख के आ रहे हैं। यहाँ से क्लैरिटी होगी। सबसे पहले हम जो हाउस देखेंगे कुंडली में वो है 8वां भाव। सबसे मेन इंपॉर्टेंट 8वां भाव ही होता है। 8वां भाव में अगर आपके स्ट्रॉन्ग ग्रह बैठे हुए हैं, कौन कौन से ग्रह वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम हाउस समझ लेते हैं कि क्यों उस हाउस को देखा जाता है। कुंडली खोलते ही सबसे पहले हम 8वां भाव देखेंगे। हम लगन ये सब बाद में देखेंगे, 8वां भाव देखेंगे। 8वां भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि 8वें भाव में जीवन के सारे रहस्य छुपे होते हैं। 8वां भाव मिस्टीरियस हाउस कहा जाता है, रहस्य में घर, रहस्य में भाव होता है। यहाँ पे जीवन के सारे रहस्य होते हैं और यही वो एक जो कहते हैं ना जिसका यही वो हाउस होता है जहाँ से आपके डिवाइन ब्लेसिंग को देखा जाता है कि आपके पास वो डिवाइन ब्लेसिंग है कि नहीं। क्योंकि देखिए किसी की भी कुंडली, आप चाहे कितनी ही कुंडलियाँ देख लें, कभी भी एक कुंडली दूसरी कुंडली जैसी बिल्कुल नहीं होगी। बहुत चेंजेस होंगे, बहुत उलझी भी होंगी, कॉम्प्लिकेटेड होंगी। कहाँ किसका संबंध बन रहा है, कहाँ किस भाव से क्या हो रहा है, किस ग्रह का कहाँ संबंध है, ये सब देखना इतना इजी नहीं होता जब तक कि आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग ना हो। वो डिवाइन ब्लेसिंग ही आपको बताती है कि इस कुंडली में ये निकल के आ रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरप्रिटेशन और प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग को देखा जाता है 8वें भाव में। यही डिवाइन ब्लेसिंग आपकी प्रिडिक्शन को तय करती है, आपके प्रिडिक्शन जो आप देते हैं वो बताती है। और 8वें भाव को ट्रांसफॉर्मेशन हाउस भी कहा जाता है। 8वां भाव ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो दुख का भाव होता है। यहाँ पे दुख होते हैं और क्राइसिस होते हैं, पेन्स होते हैं, सफरिंग्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं। और हेल्थ इश्यूज भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज होते हैं। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी को अचानक ऐसी बीमारी हुई कि जैसे वो पहले जीता था, उसके बाद उसका जीवन पूरा इतना पलट गया कि वो बहुत साधारण सा जीवन जीने लगा। इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन हाउस कहा जाता है। व्यक्ति का एक पड़ाव के आने के बाद ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके जीवन में कि वो जो पहले जी रहा था ना, वो सब छोड़ के एकदम साधु संत टाइप भी बन जाता है, सरल जीवन हो जाता है, मटेरियलिस्टिक को छोड़ भी देता है और स्पिरिचुअलिटी में भी चला जाता है। तो 8वां भाव ही डिसाइड करता है कि ये जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी में जाएगा कि नहीं जाएगा या क्या होगा, इसके जीवन में क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या क्राइसिस आएंगे। और क्राइसिस भी छोटे मोटे क्राइसिस नहीं, बहुत बड़े क्राइसिस आते हैं। इतने पेन और इतनी सफरिंग्स मिलती है कि 8वां भाव जातक को मजबूर करता है जो हिडन ट्रुथ्स हैं, जो रहस्य में बातें हैं, जो जीवन का सार है, उसको जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है। और यही 8वां भाव होता है जो आपके जीवन के रहस्यों को खोलता है। यहाँ से आपके काफी सारे जीवन के रहस्य खुलते हैं, तब आपको जीवन की वास्तविकता समझ में आती है और तब आपका मोह भंग होता है। तब जाके जो मनुष्य है वो ये जान पाता है कि मेरा क्या अस्तित्व है जीवन में, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये जीवन क्या, ये संसार क्या है। तब ये सब चीजें यहाँ से डिसाइड होती हैं। 8वें भाव को ज्योतिष शास्त्र में गुण रहस्य का भाव कहा जाता है। गुण रहस्य ऐसा रहस्य होता है जो आपको इस जन्म मृत्यु के आवागमन के चक्र से पार करा पाता है, इस भव सागर से पार करा पाता है, उसको कहते हैं गुण रहस्य। अब ये रहस्य सबके लिए समझना और उसको जीवन में उतारना आसान नहीं होता, लेकिन जिसका 8वां भाव मजबूत है वो इन चीजों को समझ भी सकता है और दूसरों को दिशा भी दिखा सकता है। इसलिए 8वें भाव को देखा जाता है। अब दूसरा भाव कौन सा देखेंगे? पंचम भाव। पंचम भाव क्यों देखेंगे? पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के संस्कार और आपकी बुद्धि को बताता है। आपने पूर्व जन्म में किस प्रकार के संस्कार किए, मतलब संस्कार से मतलब है कि आपने किस तरह का आपका जीवन रहा। पाप और पुण्य देखा जाता है कि आपने अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म। अब वहाँ पे कैसे पता चलता है? वहाँ पे बैठे हुए ग्रह आपके जीवन की सारी कहानी बताते हैं पिछले जन्म की। अगर वहाँ पे अच्छे ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हैं तो आप बहुत ही सात्विक धार्मिक प्रवृत्ति के रहे। अगर वहाँ पे क्रूर और ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है।
इसलिए पांचवा भाव देखना बहुत जरूरी है। और ये बुद्धि का भाव होता है कि आपकी बुद्धि सात्विक है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, ये सब भी वहां से पता चलता है। और अगर आपने कोई तंत्र मंत्र विद्या जो भी आपने पूर्व जन्म में पढ़ी किस प्रकार की, तो वो भी सारा पांचवा भाव आपका बताता है। तो वो भाव भी आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। वो वीक हुआ तो प्रॉब्लम आए तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नवम भाव। नवम भाव आपका होता है भाग्य का भाव। नवम भाव होता है आने वाला जीवन। भाग्य आपका क्या है, भाग्य किस दिशा में आपका जा रहा है। हायर एजुकेशन का भी भाव होता है, उच्च शिक्षा अगर आपको देखनी, जैसे आपको सपोज करो एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, अब अगर आप उसमें हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नवम भाव आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो वीक हुआ तो आप इसका अध्ययन लंबे समय तक या आगे इसमें पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जरूरी होता है क्योंकि आपकी शिक्षा आपकी शिक्षा का स्तर क्या रहेगा, ये नवम भाव बताता है कि आप आगे पढ़ेंगे, इसमें विद्या में आगे जा पाएंगे। तो नवम भाव स्ट्रांग होना जरूरी है। और नवम भाव में अगर अच्छे ग्रह बैठे हैं तो वहां से डिवाइन ब्लेसिंग्स वहां से भी देखी जाती है और आठवें भाव से भी देखी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस क्यों, क्योंकि देखो जीवन का जो चक्र है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में इजी आएगा। जैसे कि लग्न फर्स्ट हाउस होता है जहाँ से हमारी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है, हमारे स्वभाव के बारे में पता चलता है, हमारे नेचर के बारे में पता चलता है। तो मनुष्य का जीवन शुरू होता है लग्न से, फर्स्ट हाउस से। फिर परिवार के बाद उसके सिबलिंग्स भाई बहन आते हैं। फिर उसके बाद उसका घर का सुख आता है, माता का सुख होता है। फिर आप शादी, बच्चे, फिर क्राइसिस देखेगा मनुष्य। उसके बाद करता करता फिर वो ट्वेल्थ हाउस तक जाता है। तो ट्वेल्थ हाउस एक लास्ट होता है हाउस। और अंतिम जीवन का अंतिम समय, जीवन का अंतिम क्या होगा वो ट्वेल्थ हाउस बताता है। तो ट्वेल्थ हाउस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके अंदर विरक्ति की भावना होगी। तो जो आपने देखा होगा जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अगर आपका ट्वेल्थ हाउस मजबूत है तो आप मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन में वो ताकत है जो आपके अंतर मन के ज्ञान को बाहर निकाल के लेके आती है। अभी कौन सा ज्ञान होता है, ये वही ज्ञान होता है जो हर प्राणी में होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हर आत्मा के अंदर परमात्मा है, बस देरी होती है हमें उस आत्मा को सुनने की, जो हम इस भीड़ और शोर में सुन नहीं पाते हैं। जब हम आइसोलेट होते हैं ना, अकेले एकांत में होते हैं, मेडिटेशन अवस्था में होते हैं, मेडिटेशन अवस्था में भी ना हो लेकिन अगर एकांत में जब होते हैं ना तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, आत्मचिंतन होता है, आत्म मंथन होता है। तो ट्वेल्थ हाउस अगर स्ट्रांग है तो वहाँ पे आप मेडिटेशन के द्वारा भी अपने ज्ञान को बाहर निकाल के लेके आते हैं और वो ज्ञान आपके एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कौन कौन से हाउसेस ज़रूरी होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि इन हाउसेस में, अच्छा इन हाउसेस के अलावा एक हाउस और होता है जैसे थर्ड हाउस। अब आप सोचेंगे थर्ड हाउस को हमने कभी सुना नहीं, कभी इसका कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ऑटोमेट राइटर्स होते हैं, जो लिखते हैं, बस उनको एकदम डिवाइन ब्लेसिंग उनके पास होती है और वो लिखते चले जाते हैं और सामने बैठे वाले इंसान के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कैसे होता है, वो होता है थर्ड भाव से, क्योंकि वहाँ पे राइटिंग से जुड़े हुए काम, हाथों से जुड़े हुए काम को देखा जाता है। तो थर्ड भाव में अगर केतु ग्रह हुआ तो आप देखेंगे कि आप पूर्व जन्म के जो आपने लिखा होगा ना कभी, वो आपको याद आ जाएगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना पेपर पेन लेके, तो आप करते 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 एक टाइम के बाद है ना सब कुछ लिखना शुरू कर देंगे। तो थर्ड भाव ऑटोमेट राइटर जो होते हैं, जो स्पिरिचुअल राइटर्स होते हैं, जो लिखते 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 काफ़ी गहरी बातें लिख देते हैं, काफ़ी सारे रहस्य उसमें खोल देते हैं, वो थर्ड भाव से देखा जाता है। केतु हुआ तो केतु क्यों, केतु ही पास्ट लाइफ को बताता है, पास्ट लाइफ की लर्निंग्स को, पास्ट लाइफ के स्किल्स को बताता है। तो केतु अगर थर्ड भाव में हुआ तो आप ये वाले भी हीलर बन सकते हैं और स्पिरिचुअल राइटर बन सकते हैं। ऑटोमेट राइटर होते हैं जिनको, जो ऐसे करके भी कई लोगों को हील करते हैं, तो वो होता है। और इसमें एक और हाउस होता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को वैसे तो रोग रिपू ऋण का भी कहा जाता है, लेकिन आजकल हीलर्स भी होते हैं। तो जैसे हीलर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो देखिएगा आप जिनका सिक्स्थ भाव स्ट्रांग होगा, वहाँ पे स्ट्रांग पोजीशन में ग्रह बैठे हुए होंगे ना, वो लोग हीलर होते हैं। क्योंकि छठा भाव सेवा से भी जुड़ा हुआ है, तो सेवा भी होती है। तो ऐसे जो सेवा भावी लोग होते हैं ना, वो कौन होते हैं, जिनका छठा भाव स्ट्रांग होता है, वही हीलर बन पाते हैं। पहले वो उनके ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में दुख नहीं आते हैं, वो हीलर तभी बन पाते हैं
जब वो उस लाइफ के पेन और सफरिंग्स को झेलते हैं और उनसे बाहर आते, ओवरकम करते हैं, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं जिस तरह से हमने अपने पेन्स और सफरिंग्स को ओवरकम किया, हम अपने एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने उन पेन और सफरिंग से बाहर आ सकें। तो वो हीलर बनते हैं और लोगों को हील करना शुरू करते हैं। जो भी उनके अंदर स्किल्स होती हैं उससे वो लोग या तो लोगों को बातों से हील करेंगे या लोगों के सेवा में लग के उनको हील करेंगे, अपनी सेवा देंगे किसी भी तरह से, लेकिन सेवा करके ही हीलिंग देते हैं वो लोग। जैसे है ना, वृद्धा आश्रम में लोग होते हैं, उन बुजुर्गों की सेवा करते हैं। तो जितना भी सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो जिसमें सेवा जुड़ी हुई हो, वो सारा छठे भाव से देखा जाता है हीलर के लिए, जो भी हीलर बनते हैं। तो ये हो गया। अब मेन हम एस्ट्रोलॉजी पे देखते हैं वापस से कि जो ग्रहों को पढ़ के, ग्रहों को समझ के और इंटरप्रिटेशन निकाल सके। तो अब कौन कौन से वो ग्रह होते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरु। तो गुरु जो होता है ना, आध्यात्मिक रुचि प्रदान करता है जातक के अंदर, क्योंकि यही सबसे मेन रीजन है। अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति नहीं है तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएगी। इंपॉर्टेंट जो ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में वो है गुरु। अगर गुरु स्ट्रांग है तो ही आप एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपका गुरु वीक है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही विजडम है, गुरु ही नॉलेज है, गुरु ही ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रमुख ग्रह है। तो गुरु स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। गुरु की स्ट्रांग पोजीशन कई लोगों को पता हो गया, जिनको नहीं पता है तो जैसे गुरु की दो राशियां होती हैं, मीन राशि और धनु राशि। गुरु उच्च के होते हैं कर्क राशि में। यही सबसे बेस्ट पोजीशन होती है गुरु की। गुरु अपनी मित्र राशि में भी हुआ तो ठीक है, चल जाएगा, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, लेकिन ये मेन होती हैं जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती हैं। अब गुरु का किस भाव में गुरु बैठे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपके उस भाव में है जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं। तो मैंने भाव आपको बताए हैं। अब वो 5वें में हो, 8वें में हो, 8वें में हो तो बहुत ही बेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि वहीं पे सारे गुण रहस्य होते हैं। तो 8वें में तो बेस्ट पोजीशन है। 5वें में हो, 8वें में हो, नवे भाव में हो, 12th हाउस में हो, यहाँ पे ये सब गुरु की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। जिनको एस्ट्रोलॉजर बनना है, जिनको मटेरियल दुनिया से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो भौतिक जगत में इतना ज़्यादा अपना आपको सुखी नहीं समझते हैं और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, उनके लिए ये पोजीशन बेस्ट पोजीशन है। अगर गुरु 10th हाउस में भी हुआ तो भी अच्छा है। वो कार्यस्थल का भाव होता है जहाँ से ये पता चलता है कि आप किस प्रोफेशन में जाएंगे, टीचिंग लाइन में, और आप हो सकता है ज्योतिष शास्त्र के टीचर भी बन सके। जो गुरुकुल में जैसे विद्यार्थी होते हैं उनको भी आप सिखा सकते हैं वेद पुराण शास्त्र। तो 10th हाउस भी देखा जाता है। और आपके अगर लग्न में गुरु है तो आप धार्मिक प्रकृति के होंगे। अब आपको रुझान कितना है एस्ट्रोलॉजी में वो डिपेंड करेगा जैसे जैसे हम ग्रह को समझते जाएंगे। तो पहले हमने समझ लिया कि गुरु सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्ञान तो आ गया। अब इस ज्ञान को लेने की आपके पास क्षमता है या नहीं है, तो क्षमता कहाँ देखी जाएगी? बुध ग्रह से। बुद्धि का कारक है। कई लोग आपने देखे होंगे, आप अगले को ज्ञान तो देते हो और आपको लगता है जैसे मुझे समझ में आ गया, ऐसे अगले को भी आ रहा होगा, पर उसकी बुद्धि की क्षमता पे डिपेंड करेगा कि उसको कितना समझ में आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैंने इतना बताया तो इतना ही समझ में आ गया होगा, पर हो सकता है उसको इतना ही समझ में आए। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी बुद्धि की क्षमता। तो ज्ञान है, ज्ञान का पात्र क्या हुआ? बुद्धि हुई। बुद्धि के पात्र में ही ज्ञान आ पाएगा। अगर पात्र सही नहीं है तो ज्ञान कहाँ टिकेगा फिर, है ना? तो बुद्धि देखेंगे। तो पंचम भाव में हम देखेंगे कि बुद्धि कैसी है। और मूल त्रिकोण में अगर बुध ग्रह बैठा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाती है। तो मूल त्रिकोण क्या होते हैं? 1, 5, 9। धर्म त्रिकोण भी होते हैं 1, 5 और 9। बुध ग्रह ही आपको रीजनिंग करने की ताकत देता है, तार्किक लॉजिकल माइंड लगाता है। क्योंकि ग्रहों को समझना इतना आसान नहीं होता है, जटिल है ये। तो उसको तार्किक रीजनिंग करनी पड़ती है कि ये ग्रह यहाँ जाके बैठा है, इस भाव में बैठा है, इसका इसके भाव से क्या संबंध बन रहा है, इस ग्रह का इस भाव से क्या संबंध बन रहा है, ये ग्रह यहाँ पे इसके भाव में क्या बता रहा है। तो ये जो चीजें होती है ना, तार्किक लॉजिकल रीजनिंग, ये सब बुध ग्रह से देखी जाती है। तो बुध ग्रह का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। बुद्धि अच्छी है तो आप उस ज्ञान को समझ पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे और आप बांट पाएंगे। और अगर बुध ग्रह स्ट्रांग होगा तो आप ग्रहों की चाल समझ पाएंगे, नक्षत्रों की गणना कर पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मैथमेटिक्स भी यूज होती है, गणना करनी पड़ती है। तो गणना करने के लिए आपके पास बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। और बुद्ध अगर स्ट्रांग होता है
तो ही आप जैसे जो समझ में आ रहा है आपको कुंडली में, उसको डिकोड कर पाएंगे। क्योंकि डिकोड करने के लिए आपके पास वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, लॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तो ही आप उसको डिकोड कर पाएंगे उस मिस्ट्री को। अगर केतु केतु अगर 8th हाउस में हुआ या आपके 5th में, किसी में भी जो मैंने हाउसेस बताए उनमें हुआ, तो केतु एक गहरा रहस्य है, केतु छुपा हुआ है, मिस्टीरियस है। और अकल्ट साइंस हुआ, गुड़ विद्या हुई, तंत्र मंत्र हुआ, जातक को मेडिटेशन की ताकत देते हैं, आइसोलेट होने की ताकत देते हैं। क्योंकि जब आइसोलेट होता है, एकांत में होता है, तभी वो अपने ज्ञान को सुन पाता है, समझ पाता है, अपने अंतर मन के ज्ञान को। केतु अंतर्मुखी होता है, डीप जाके उन चीज़ों को समझ पाता है। और केतु में एक और चीज़ होती है, केतु अलौकिक बातें करता है। कई बार लोगों को लगेगा ये कैसी बातें कर रहा है, पर वो जीवन के उस रहस्य के बारे में बात करता है जिसको कुछ ही लोग समझ पाते हैं। भौतिक वाले लोग इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा ये कैसे अजीब प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन वो अलौकिक बातें करेगा, उसका इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत हाई होता है। वो कभी कभी अपने इंट्यूशन से भी प्रिडिक्शन देता है। और केतु के पास एक भौतिक स्तर के परे देखने की शक्ति होती है। वो उन चीज़ों को भी देख लेता है जो आम लोग नहीं देख पाते हैं। उसको वो अदृश्य शक्तियाँ भी दिखती हैं, जिनका भी केतु अगर 8वें भाव में है, 5वें भाव में, किसी 12th भाव में, 9वें भाव में ऐसे हो, तो आप ये भी देखेंगे। 9वें भाव में अगर केतु हुआ तो हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन ना ले पाए, क्योंकि केतु यहाँ पे, केतु 9वें और 5th में हुआ तो आप हायर एजुकेशन भौतिक दुनिया की तो नहीं ले पाएंगे। कि अगर आप सोचें कि मैं स्कूल या ग्रेजुएशन कॉलेज की ऐसी कोई पढ़ाई कर लूँ, तो यहाँ पे केतु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पढ़ाई लेकिन आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पे केतु आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, आपको पढ़ाई में मन लगाएगा। क्योंकि केतु की जो प्रवृत्ति है वो धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, तो उसको अध्यात्म का अध्ययन करना अच्छा लगता है, तो आप वो कर पाएंगे। अब जैसे राहु क्या करता है, राहु का दिमाग बहुत चलता है, तो राहु एक अच्छा रिसर्चर होता है। और एक अच्छा ज्योतिष में भी ये गुण भी होना चाहिए कि वो रिसर्च करे, क्योंकि जितना रिसर्च करेगा उसका ज्ञान उतना खुलेगा, उतना बढ़ेगा। तो राहु को अगर हम ज्योतिष शास्त्र में देखें तो राहु एक अच्छा ग्रह है जो आपको रिसर्च करने की ताकत, क्षमता, फोकस ये सब देता है। ऐसे ऐसे ग्रहों पे आपकी रुचि बढ़ती है, जैसे तंत्र मंत्र विद्या हुई, इन सब पे, और इस पे गहन अध्ययन कर पाता है, डीप में जाकर रिसर्च करता है, खोजता है, खोजी प्रवृत्ति का जातक हो जाता है। तो राहु यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से रिजल्ट देता है। इसके बाद ये सब हो गया। अब होता है कि सवाल कि हम कब तक ज्योतिषी कर पाएंगे, क्या कुछ महीनों का हमारा है या कुछ साल तक हम कर पाएंगे, कि ये बस अभी ट्रेंड चला है तो बस हमने कर लिया, क्या हम इसमें लंबे टिक पाएंगे कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है। कि यहाँ पे आते हैं शनि ग्रह। किसी की कुंडली में अगर शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो शनि ग्रह क्या करेंगे, धीरे हैं। भौतिक स्तर पे देखो तो आप ये सारे प्लैनेट जो मैंने आपको बताए, ये भौतिक स्तर पे आपको बहुत पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन अध्यात्म को जानने के लिए यही बेस्ट प्लैनेट होते हैं। तो शनि क्या करते हैं, डिले हैं, धीरे हैं, स्लो चलते हैं। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन पे बात की जाए ना, तो शनि ग्रह से अच्छा कोई भी ऑब्जर्वर नहीं हो सकता। तो शनि ग्रह कार्मिक पैटर्न जो होते हैं जातक के, उनको समझने की शक्ति देता है कि क्या कार्मिक पैटर्न है, इसने पिछले क्या कर्म किए थे जिस वजह से इसके लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, अभी इसका कार्मिक पैटर्न क्या कह रहा है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने की जो ताकत है वो शनि ग्रह से आती है। एक अच्छा ऑब्जर्वर, लंबे समय तक एक ही फील्ड में टिके रहने की जो क्षमता होती है वो शनि ग्रह देते हैं। और जब लंबे समय तक जातक एक ही विषय का अध्ययन करता है तो उसमें महारत भी हासिल कर लेता है। तो शनि ग्रह का स्ट्रांग होना कुंडली में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं तो। शनि ग्रह ही आपको लंबे समय तक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाता है, और जितना लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है एक ही विषय पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं, आपके प्रिडिक्शन काफ़ी हद तक सही होते हैं। और जब आपकी चीज़ें सही, प्रिडिक्शन सही है, सब कुछ सही है, तो ऑटोमेटिक आपको नेम और फेम सब कुछ मिलता है, उसके लिए आपको अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे शनि ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कार्मिक पैटर्न को समझना। शनि ग्रह अगर आपके स्ट्रांग नहीं है तो आप कार्मिक पैटर्न नहीं समझ पाओगे, और सारा खेल कार्मिक पैटर्न पे ही होता है, कर्म पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या कर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है कि किसी के हाउस में एक ग्रह के साथ दो दो ग्रह साथ में जुड़े हुए हों, तो आपको उनकी क्वालिटीज़ मैच कर लेनी है और आपको समझ जाना है कि कैसे है। जैसे कि सपोज करो
बुध और गुरु एक साथ बैठे हैं। आप कई बोलते हैं कि बुध और ग्रह आपस में शत्रु होते हैं, नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि ज्ञान लेने के लिए आपके पास बुद्धि वाला पात्र होना चाहिए, तभी आप उस ज्ञान को ग्रहण कर सकोगे। अगर बुध ग्रह आपका शत्रु राशि में या पीड़ित में बैठा है तो आपको वो ज्ञान आप कैसे लोगे? आप उस बुद्धि को कहाँ यूज करोगे? गलत कामों में यूज करोगे। तो आपको ये चीज समझने की, बुध आपको लॉजिकल माइंडसेट देता है, गुरु आपको विजडम देता है, आध्यात्मिकता में रुचि देता है। तो इनका कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता है अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप प्रिडिक्शन इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे। और ज्योतिष शास्त्र एक दिन में नहीं आता है। इन चार्ट्स पे काफ़ी टाइम तक अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी चार्ट्स को बार बार देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, रीजनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप चीज़ों को काफ़ी डीप में समझ पाते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ समझते हैं कि सब, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सबके इंटरप्रिटेशन, प्रिडिक्शंस देखने का तरीका, बताने का तरीका अलग क्यों होता है। ये समझने से पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे छोटी सी। अब ये सब आपको समझ लिया कि ठीक है, मैं ये ग्रह देख के मुझे ये तो समझ में आ गया कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ, मेरे पास डिवाइन ब्लेसिंग भी है, मेरे पास बुद्धि भी है, मेरे पास ये भी है, मैं आगे इसमें पढ़ाई भी कर सकता हूँ और मैं इन चीज़ों को समझने के लिए रेडी हूँ। यहाँ तक ये चीज़ रेडी है। लेकिन अब एक चीज़ और देखनी है, सेकंड भाव। सेकंड भाव क्यों? क्योंकि वो आपकी स्पीच है, आप क्या बोलेंगे, किस तरह का प्रिडिक्शन देंगे, वो बहुत मैटर कर जाता है। भले अब आपने सब कुछ समझ लिया हो, लेकिन अगर आप बोलते टाइम कुछ गलती कर देंगे या उसके अंदर कुछ भी ऐसा बात कर देंगे तो अगले का जीवन आपकी प्रिडिक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे कोई भी प्रिडिक्शन अगर आप दे देते हैं जिससे उसका जीवन खराब हो जाता है, तो फिर उस चीज़ का कर्म आपके ऊपर आएगा। कैसे? देखो, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली कि हाँ, मेरे को चीज़ समझ में आ गई, बढ़िया है। अब लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? अब आपका सेकंड भाव में अगर ऐसा ग्रह बैठ गया, राहु, तो क्या होगा कि आपने प्रेडिक्शन सब निकाल तो ली, बोलने पे गए तो बात जो पढ़ी वो तो कहीं रह गई और आपने कुछ और ही बोल दिया। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे ना इल्यूजन है, माया भी है, छलावा है, धोखा, तो बातों में धोखा है। तो राहु पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि राहु वाला जिसकी राहु की स्पीच है वो ट्रस्ट वर्दी होगा। वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता कभी। वो अपने हिसाब से बातें करता है, मैनिपुलेटिव होता है, बहुत चालाक होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे कोई प्रिडिक्शन देते हैं जिससे किसी का जीवन खतरे में हो सकता है या उसका जीवन खराब हो सकता है या उसके अंदर कोई भी हीन भावना आ सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कहीं ना कहीं उसके कर्म में, आप कहीं ना कहीं ऐसे कर्म के भागीदारी बन जाते हैं। तो स्पीच का सही होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे सौम्य ग्रह बैठे होने चाहिए तो ठीक है। जैसे अगर चंद्रमा भी हुआ तो आप किसी को हील कर सकते हैं अपनी बातों से, क्योंकि चंद्रमा इमोशनल है। वहाँ पे अगर देखो मंगल हुआ तो आप बहुत एग्रेशन में बात को बोलेंगे, किसी को चुभ सकती है। और अगर मंगल पीड़ित हुआ तो आप गाली गलौज में बात करने लग जाएंगे। तो ये चीज़ भी मैटर करती है। जैसे मैंने बताया था, मंगल राहु गाली गलौज निकल जाती है, वो नहीं होना चाहिए। आपकी स्पीच एकदम सात्विक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कि बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं लेकिन जो पॉइंट पे बात करनी वो आप कर भी नहीं रहे, तो अगले को समस्या का हल ना मिलके और समस्या मिल जाए, ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कोई भी सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, वो अपनी अच्छी कंडीशन में बैठा होना चाहिए। जैसे राहु केतु को छोड़ दो, केतु भी क्या करेगा कि केतु की बातें कई बार सच होती हैं, इंट्यूशन से बोल देता है, लेकिन केतु ग्रह जो होता है ना, केतु ग्रह आधी अधूरी बातें करता है, क्योंकि केतु अधूरा है, डिटैच वाली बातें करता है। तो वहाँ पे भी प्रिडिक्शंस होता है, जैसे आधी बात आपने बोली और आधी बात आपने बताई नहीं, और इंसान के मन में क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि अच्छा मेरे साथ तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा, फिर वो उसी तरीके से सोचने लग जाता है। तो यहाँ केतु का भी प्लेसमेंट बेस्ट नहीं मानेंगे। और कोई ऐसे ग्रह होने चाहिए जो आपके सही, जैसे अगर शनि ग्रह बैठे हों तो शनि आपको स्पष्ट तरीके से बोलेंगे, है ना, कोई भी बात होगी तो उसको स्पष्टता के साथ रखेंगे, साफ रखेंगे। कठोर हो सकती है, चलेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट सही गाइडेंस मिलनी जरूरी है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते क्यों हैं? ताकि वो हमें स्पष्ट बता सके, हमें घुमाए फिराए नहीं, हमें मीठी मीठी बातें ना करें, हमें जो है बताएं, ताकि हम उस पर काम कर सकें और अपने हर्डल्स को पार कर सकें, जीवन के जो परेशानियां हैं उनको समझ सकें और उनका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। यही मकसद होता है सबका एस्ट्रोलॉजर के पास जाने का। अब अगर एस्ट्रोलॉजर आपको घुमा रहा है, फिरा रहा है, सही बात नहीं बता रहा है, तो आप परेशान होते रहेंगे। फिर इस एस्ट्रोलॉजर के पास गए, दूसरे के पास गए, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे स्पीच बहुत मैटर करती है।
आपकी स्पीच शुद्ध होनी चाहिए और सात्विक होनी चाहिए। शुक्र बैठा है अच्छी कंडीशन में तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मृदुभाषी होते हैं, बहुत अच्छे से बोलने वाले होते हैं। तो ये भी मैटर करता है। बुध अपनी अच्छी पोजीशन में हुआ तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा बोलने वाले हो गए, बहुत अच्छे से प्यार से बात करने वाले। और बुध तो कम्युनिकेशन का कारक भी है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है बहुत अच्छी होती है। तो सेकंड भाव पे भी ध्यान देना जरूरी है। आपके अगर ऐसे ग्रह बैठे हैं जो कि पीड़ित हैं, सही कंडीशन में नहीं बैठे हैं, और फिर आप प्रिडिक्शन दे रहे हो तो ज़्यादा टाइम तक लोगों को आप पर ट्रस्ट नहीं होगा, फिर ट्रस्ट टूटेगा, या कहीं लोगों को लगेगा कि आप तो सच बताते नहीं हो, या आप आधा अधूरा ही बताते हो, या आप बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से बताते हो। तो ये सब चीज़ें भी होती है। तो स्पीच बहुत मैटर करती है। यहाँ पे वाणी आपकी शुद्ध, साफ और सही होनी चाहिए। ये हमने चीज़ समझ ली। अब हम एक और चीज़ समझते हैं यहाँ पे कि सबके इंटरप्रिटेशंस, प्रिडिक्शंस अलग अलग क्यों होते हैं। उसकी रीज़न है। देखिए, गुरु गुरु सबसे मेन कारण है। आप पहले गुरु की पोजीशन देखिए कि गुरु आपका किस पोजीशन में जाके बैठा है। कई एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि ना जो सिर्फ नॉर्मल तरीके से बता देते हैं आपके साथ ये है, ऐसा है, बस ऐसा, ठीक है। कई लोग होते हैं जो आपको जीवन के गुड़ रहस्य भी दे देते हैं और आपको लगता है कि इतना करेक्ट, इतना एक्यूरेट, और मेरे जीवन की उस घटना के बारे में इतना कितना बता दिया। तो ये कौन, तो ये डिसाइड करते हैं गुरु की पोजीशन। आठवीं पोजीशन जैसे मैंने बताया कि गुरु की बहुत अच्छी होती है, वो किस राशि में बैठे हैं। जैसे कर्क राशि होती है ना। कर्क राशि क्या होती है, जल तत्व की राशि हो गई। अब इमोशंस, गहराई, इन सब में बहुत जुड़ी हुई है। तो ऐसा जातक है ना, बहुत गहराई तक जाके चीज़ों का अध्ययन करता है, चीज़ों को समझता है, रहस्यों को समझने की इसमें ताकत होती है। तो ताकत कौन दे रहा है, गुरु। गुरु जिस राशि में बैठे हैं, गुरु जिस कंडीशन में बैठे हैं, वो उसको ताकत दे रहे हैं। और इन पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, कोई शत्रु राशि में ना बैठे हो, ये सब भी देखना जरूरी है। तो ही आप एक अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। अगर पाप ग्रह से कोई भी, जैसे गुरु भले उच्च के अच्छे बैठे हैं, लेकिन कोई भी ऐसे ग्रह से दृष्टि ले रहे हैं जो खुद सही कंडीशन में नहीं हो या शत्रु में हो, ऐसा कुछ हो, तो फिर प्रिडिक्शंस, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, उनके फल बदल जाएंगे, परिणाम बदल जाएंगे। तो ये सब देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे गुरु अगर 10th हाउस में बैठे हैं और धनु राशि में बैठे हैं, धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो आप देखेंगे उनके प्रिडिक्शंस, जो कर्क राशि के वाले के प्रिडिक्शंस है वो डिफरेंट होंगे। कर्क राशि वाले छोटे में बात खत्म नहीं करेंगे, वो आपको काफ़ी विस्तार में बताएंगे। और जो धनु राशि वाले होंगे वो जल्दी में बता देंगे, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि हो गई। तो यहाँ पे राशियों से भी प्रिडिक्शंस में वेरिएशन आ जाता है। तो डिपेंड करता है, और ये तो हुआ एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बात। लेकिन जो सामने वाला गया है एस्ट्रोलॉजर के पास, उसका भाग्य भी डिपेंड करता है कि उसको किस प्रकार के गुरु मिलेंगे। अगर उसकी कुंडली में गुरु अच्छी पोजीशन में है तो उसको अच्छे ही गुरु मिलेंगे, अच्छे ही एस्ट्रोलॉजर के पास हो जाएगा। लेकिन अगर उसके गुरु वीक हैं तो आप देखेंगे कि उसको कभी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे ही नहीं। फिर वो एस्ट्रोलॉजर्स पे दोष डालेगा कि मैं वहाँ गया तो मुझे उसने ऐसा बता दिया, वहाँ गया तो उसने ऐसा बता दिया। लेकिन हो सकता है उसकी कुंडली में भी प्रॉब्लम हो कि उसकी कुंडली में गुरु की पोजीशन ही अच्छी नहीं हो, इसलिए उसको कहीं से भी ज्ञान सही नहीं मिला, गुरु अच्छे नहीं मिले। जिसके गुरु अच्छे होंगे वो सही जगह पे ही पहुंचेगा। तो यहाँ पे पूरी बात एस्ट्रोलॉजर्स पे नहीं आती, कई बार अगले के चार्ट में भी कमियां होती हैं, जिसकी वजह से उसको सही से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो ये भी है। और वैसे भी जो हमारे ऋषि मुनियों ने पद्धति बनाई है, जो विद्या बनाई है ज्योतिष शास्त्र की, वो कभी भी अमीर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इन सब के लिए नहीं, उसको सेवा और धर्म में लगाने के लिए बनाई है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें हम बहुत पैसा बनाएंगे और लूटेंगे, तो ये सब भी चीज़ अच्छी नहीं है। फिर क्या होता है कि वो डिवाइन जो ब्लेसिंग आपको मिली होती है वो इसी जन्म में आपसे ले ली जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, क्या कारण है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। जन कल्याण के लिए करना है या सिर्फ अपनी ही वेल्थ बढ़ानी है या अपने अपने लिए इकट्ठा करना है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इसी से आपके जीवन के आगे की चीज़ें डिपेंड करेंगी। ज्योतिष विद्या सिर्फ एक करियर नहीं है, ये कि ना सेवा और धर्म का कार्य है। अगर आप ये, क्योंकि जो ये कर रहा होगा ना उसको पता होगा कि अगर मुझे मोक्ष लेना है तो मुझे सेवा और धर्म में अपनी विद्या को लगाना है, ताकि मैं मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकूं, मेरी गति अच्छी हो सके, और जिस पर्पस से मुझे डिवाइन ब्लेसिंग मिली है उसको मैं सही पर्पस में लगाऊं। तो जिनके अंदर ये अवेकनिंग है वो ऐसा कर रहे हैं। अब एक और चीज़ है, देखिए कि कई लोग होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स
पैसा मांगते नहीं हैं, पर उनके पास आगे होके आता है। मतलब उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये पूजा कराओ, वो पूरा कराओ, इतने पैसे मैं लूंगा, इतना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनकी प्रिडिक्शंस या उनकी बातों में इतनी हीलिंग होगी कि लोग आगे होकर उनको पैसा देके जाएंगे। जब इस तरह से पैसा आता है ना, तो इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, सही तरीका है, क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो और आपकी हीलिंग से उसको फर्क पड़ा है, आपकी प्रिडिक्शन से उसको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ हुआ है, तो वो आगे होके देता है, देगा। और आगे होके जब देगा तो आप देखेंगे वो कैसे हो रहा है। उसमें शुक्र की पोजीशन को चेक करेंगे। अगर शुक्र बलवान है आपकी कुंडली में, तो आपको धन आगे होके आएगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे शुक्र का भी रोल प्ले होता है, धन, अगर धन से देखें। और आप वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में जब डिवाइन ब्लेसिंग आपको अपनी मिली है, तो ये विश्वास भी रखिए कि वो डिवाइन ब्लेसिंग ही आपका घर भी चला रही है, आपको भी संभाल रही है, और आपके प्रिडिक्शन सब कुछ डिवाइन ब्लेसिंग ही कर रही है। आप एक निमित्त मात्र हैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के। तो आपको ऐसा सोचना नहीं है कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर सेवा धर्म से तो क्या पेट भरेगा। सेवा धर्म करने वाले लोगों के भी घर चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, उनका परिवार भी चल रहा है। लेकिन लालच अगर कोई रख के एस्ट्रोलॉजी करता है, सीखता है, तो फिर उसको कुछ भी नहीं मिलता है जीवन में, डिवाइन ब्लेसिंग भी नहीं मिलती है। और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये विद्या नहीं बनाई गई है, क्योंकि कोई भी ज्योतिष जो होता है ना, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, ना तो वो खुद इस विद्या को पढ़ के अमीर हो सकता है और ना वो किसी को अमीर बना सकता है। जिसका जो भाग्य लिखा हुआ है, जिसकी जो कुंडली बनी हुई है, जो प्रारब्ध वो लेके आया है, वो वही भुगतेगा, वही काटेगा। तो उसके अंदर ना तो वो अपना चेंज कर सकता है एस्ट्रोलॉजर, और ना वो दूसरों का चेंज कर सकता है। हाँ, बट वो क्या कर सकता है, किसी को दुख और पीड़ा से निकाल सकता है, क्योंकि उसको ग्रहों की भाषा समझ में आती है एस्ट्रोलॉजर को। एस्ट्रोलॉजर आपको एक आपके जीवन में ना गुरु की तरह होता है, जो आपको जीवन में मार्गदर्शन दे सकता है, प्रकाश दे सकता है, दिशा बता सकता है, और आपको कार्मिक पैटर्न के बारे में ज्ञान दे सकता है। लेकिन कर्म आप ही को बदलने होंगे, तभी आपका जीवन बदलेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का जीवन नहीं बदल सकता, क्योंकि वो अपना स्वयं का जीवन भी नहीं बदल सकता। तो वो जो प्रारब्ध लेके आया है खुद भी, उसको वही मिलेगा। सुख और दुख उसके हिस्से के जो भी हैं उसको मिलेंगे। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी एक तरह सेवा और धर्म से जोड़ी गई है, ना कि अमीरी, पैसे और वैभव से जोड़ी गई है। तो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी, आपको भी अपनी लाइफ में गाइडेंस मिल गई होगी, और आपके मन के सारे जो सवाल हैं उन सबके आंसर्स आपको मिले होंगे। तो आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।